रुको, क्वेश्चन नंबर 4 है 10.4 में। तो हमें प्रूव करना है कि ये a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं। LHS हमने लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ओपन होगा? a का पहले a के साथ a क्रॉस a, फिर a का b के साथ, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b। ध्यान रखना कि पहले यहाँ पर a है, आगे a है, तो दोनों केस में आगे, यहाँ तो दोनों ही सेम है लेकिन आगे a आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट माइनस b क्रॉस a। अब यहाँ पर पहले b है फिर a है, तो इसलिए b क्रॉस a लिखा जाएगा। तो ये हो गया b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b, ऐसे हो गया। तो a क्रॉस a क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा था अगर सेम वेक्टर है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसको हमने रहने दिया a क्रॉस b। अब b क्रॉस a हमने बताया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में आपस में नेगेटिव का रिलेशन होता है। अगर मैंने b क्रॉस a बोल दिया तो माइनस लग जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस b क्रॉस a ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है, तो माइनस b क्रॉस a को अब हम क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं इसको हम, और b क्रॉस b हमारा 0 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरा RHS आ गया बस, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमें लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें दे रखा है 0 है। तो 5th क्वेश्चन में ऐसे है 2i प्लस 6j प्लस 27k। एक वेक्टर ये है 2i 6j 27k, और क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, ये दूसरा प्रोडक्ट है। दिस इक्वल टू 0 है। 1 मिनट होल्ड करिएगा जी आप लोग। क्या 10th का कॉपी करवा दें टेस्ट पेपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसे होगा, डिटर्मिनेंट बनाइए। ये हो गया i j k, ये हो गया 2 6 27। पहला जो वेक्टर है उसको आप उसके कोफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे, जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स को बाद में लिखेंगे, 1 लैम्डा और म्यू, एंड दिस इक्वल्स टू 0, ऐसे। ठीक है जी, अब सिंपल डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जैसे करते हैं, अब एक्सपेंशन करिए। तो आई बाहर, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, तो 6 इंटू म्यू, ये हो गया 6 म्यू माइनस 27 इंटू लैम्डा, यानी 27 लैम्डा। फिर नेक्स्ट जे लेंगे तो आगे पहले माइनस लिखेंगे, माइनस जे, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 2 इंटू म्यू, 2 म्यू, फिर 1 इंटू 27 माइनस 27 हो जाएगा। फिर प्लस के लिखेंगे, फिर इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2 लैम्डा और माइनस 6।
दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना, मुझे क्वेश्चन ने बोला था कि लैम्डा निकालिए और म्यू निकालिए। तो अब आप इसको कंपेयर करिए 0 के बराबर। 0 के बराबर कंपेयर करने का क्या मतलब होगा, मतलब हम बोलेंगे कि दिस टर्म इक्वल टू 0, जे का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, ऐसी के का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। ठीक है, आई का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो म्यू और लैम्डा निकालना है, तो यहीं से आ जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, मतलब कहने का ये है कि जो 0 है, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, दिस इज़ 0 वेक्टर। तो इसको हम 0 वेक्टर के बराबर इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, एक ये आएगा और दूसरा आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप लोग सबके सब इंश्योर करें कि साथ साथ आप क्वेश्चंस कर रहे हों। कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर नहीं रहे होते हैं, तो क्वेश्चंस करिएगा और क्लास के बाद मुझे फ़ोटो सेंड करिए उनकी। तो ये आ गया, तो म्यू यहाँ से क्या आएगा, म्यू आ जाएगा 27/2, दिस इज़ म्यू। और यहाँ से लैम्डा क्या आ गया 6, दैट इज़ 6/2 यानी 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। बोलो जी, किसी को कन्फ्यूजन? कोई सिंपल क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, एक वेक्टर ये दे रखा था, एक वेक्टर ये दे रखा था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन ने बोला 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने यानी डिटर्मिनेंट में डाल के 0 के बराबर इक्वेट कर लिया। फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, आपका म्यू आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। ओके, इसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब 6th क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी हमें दे रखा है 0 है और ए क्रॉस बी हमें दे रखा है 0 है। तो हमें बताना व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए एंड बी वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, दूसरा है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो जब ए डॉट बी 0 है तो आप लोग जानते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ से। एक रिजल्ट तो ये आएगा कि ए वेक्टर इज़ 0 या फिर और बी वेक्टर इज़ 0, ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0, एक रिजल्ट ये आएगा। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा ए जो है परपेंडिकुलर है बी के साथ। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर में हमें पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमने फॉर्मूला बताया था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था। तो अगर ए और बी आपस में पैरेलल हो जाएं या कोलिनियर हो जाएं, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर पैरेलल या कोलिनियर हो गए तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा विल बी 0। तो एंगल अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर साइन थीटा होने की वजह से, यहाँ पर साइन थीटा होने की वजह से अगर थीटा मैं 0 डालूंगा तो ये सारी की सारी टर्म मेरी 0 हो जाएगी, यानी ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या फिर पैरेलल हैं। ठीक है जी। तो ये आप नोट लिख लेना इसमें, ये आपके लिए नोट हो गया कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं या फिर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया है तो एक रिजल्ट तो यही आएगा कि ए 0 है या फिर बी 0 है, और दूसरा रिजल्ट आएगा कि क्या ए पैरेलल है बी के या फिर ए एंड बी आर कोलिनियर, ये दूसरा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। तो ये दो रिजल्ट आ गए दोनों ही केस में से, डॉट प्रोडक्ट में से भी दो रिजल्ट आए, क्रॉस प्रोडक्ट में से भी दो रिजल्ट आए। तो अब दोनों में जो कॉमन है वो हमारा कंक्लूजन होगा। कॉमन क्या है, ये वाला दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वेक्टर परपेंडिकुलर भी हों आपस में और पैरेलल भी हों। तो ये सेकंड सिचुएशन
एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर सेकंड ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन फर्स्ट सिचुएशन दोनों केस में क्या है, कॉमन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। यही हमारा कंक्लूजन है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि अगर a डॉट b 0 है, a क्रॉस b 0 है, तो हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल, सबको आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th क्वेश्चन तो खैर हम नहीं कर रहे हैं। सिंपली अगर वेक्टर्स भी आपको यहाँ पर a1 a2 a3 दे रखा है, तो आप मतलब है कुछ नहीं, b प्लस सी निकालेंगे पहले LHS। तो b और c को ऐड करेंगे तो b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, तो एक वेक्टर आ गया। फिर a का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो डिटर्मिनेंट लेकर के फिर RHS। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती तो भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं। 8 में आपको कह रहा है a 0 है, b 0 है, देन a क्रॉस b 0। तो अब मुझे इसका कन्वर्स बताना है कि क्या कन्वर्स ट्रू होगा, जस्टिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है कि a 0 है, b 0 है, देन a क्रॉस b इज 0। ये स्टेटमेंट है। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स हमने बोला था पीछे से आगे की तरफ पढ़ते हैं कन्वर्स को। तो हम क्या बोलेंगे, इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स इज इफ a क्रॉस b इज 0 देन a 0 और b 0। ठीक है जी। अब फिर से हम इसको वेरीफाई करना है हमने कि कन्वर्स क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने लिया a क्रॉस b, हमने बोला a क्रॉस b 0 है। तो यहाँ से रिज़ल्ट जैसे अभी ऊपर लिखे तो हमने क्या निकलेगा रिज़ल्ट, a 0 है या फिर b 0 है। दूसरा रिज़ल्ट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो a जो है पैरेलल है b के, या फिर a जो है कोलिनियर है, a कोलिनियर विद b। ठीक है जी। तो यानी अगर a क्रॉस b 0 है तो दो रिज़ल्ट आ सकते हैं, एक रिज़ल्ट ये हो सकता है, एक रिज़ल्ट ये हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव ये रिज़ल्ट आएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी ट्रू हो सकती। ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ़ a क्रॉस b is 0 then it is not necessary, then it is not necessary that a 0 हो या फिर b 0 हो। तो ज़रूरी नहीं है कि a और b 0 हो, ये भी हो सकता है कि a और b आपस में पैरेलल है। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसे है a 0 b 0 है तब तो पक्का पक्का ये होगा ही होगा। लेकिन कन्वर्स में ऐसा नहीं है, इसलिए कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक है जी, आ गया सबको समझ। फिर क्वेश्चन नंबर 9th में आपको एरिया निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने एग्जांपल किया था, आई गेस ये वाला एग्जांपल 24th एग्जैक्टली उसकी तरह ही है, और मैंने होमवर्क भी दिया था। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, डिस्कस करना है क्या 9th क्वेश्चन, 10th 11th। चलो एक बार फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, आप ए बी वैक्टर निकालिए, बी सी वैक्टर, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। हमने बताया था ये कोई ट्राइंगल है अगर, तो ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है और डिवाइडेड बाय 2 वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है जी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10th के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम का एरिया हमने क्या बोला था जी, ए क्रॉस बी। ए और बी उसकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपको दे रखा है एडजेसेंट साइड्स, ये दे रखी है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो जब एडजेसेंट साइड्स दे रखी है तो सिंपली ए क्रॉस बी निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो आपका एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11th आप देख लो। 11th में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है, एंड देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी भी आपको उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। ए क्रॉस बी बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 है। ठीक है जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √2/3। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो आप डाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू क्या है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू क्या है और √2/3 और साथ में साइन थीटा। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे, 3 से 3 कट गया तो 1 = आ गया √2 साइन थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा का जो वैल्यू निकला इट इज़ 1/√2। तो 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, थीटा विल बी π/4 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। बोलो जी, ठीक है, सबको आया समझ कि नहीं आया। तो अब कई बार आपके पास इसी क्वेश्चन को मैं रीफॉर्मेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ये सब दिया है और मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड करिए ए डॉट बी। ये मैंने एक और क्वेश्चन आपसे इसी में ही डाल दिया, ए डॉट बी निकालिए। तो थीटा तो यहाँ से निकल ही गया मेरे पास, तो अब ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू मुझे मालूम है 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू मुझे मालूम है √2/3 है, और कॉस थीटा, थीटा कितना कॉस π/4। तो फिर से इसको सॉल्व किया तो ये 1 हो गया √2 और कॉस π/4 भी 1/√2, तो वैल्यू आपका 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये दे रखा है तो यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, उस साइन थीटा से मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, असाइनमेंट दूंगा तो उसमें भी आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 12 रेक्टेंगल हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास रेक्टेंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं, यानी ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर आपको गिवन। ये सारे वेक्टर्स आपको गिवन है, तो आपको उसका एरिया निकालना। तो रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊँ कुछ इस तरह से, मेरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल हो गया ए बी सी एंड डी। अब मुझे इसका एरिया निकालना, तो एरिया के लिए हमने बोला था पैरेललोग्राम का जो फार्मूला लगेगा वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर आपको पता ही है कैसे निकलेगा, वेयर ए बी वेक्टर आपको कैसे निकलेगा, बोलो जी, आप में से कोई बता सकता है ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा। हाँ, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे तो ए बी वेक्टर आ गया, फिर ए डी वेक्टर जी क्या होगा, बोलो जी, ओ डी माइनस हाँ ओ डी माइनस ओ ए हो गया। बस, तो इसकी आप वैल्यू डाल लो तो आपके पास वेक्टर्स आ गए, और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
सर 2 आ रहा है। चलो वेरी गुड, शाबाश। एरिया हो गया 2 स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट्स भी आप लिखेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद अब जैसे ये कह रहा है राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, तो ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है एग्जाम्पल नंबर 26। दिस इज एग्जाम्पल 26। तो हमने बोला यूनिट वेक्टर, सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने बोला कि ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पर पी, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने बोले एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ओ पी वेक्टर। तो ओ पी जो पोजीशन वेक्टर होगा, बोलो जी क्या होगा? बता सकते हैं आप ओ पी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कौन बताएगा आप में से? पॉइंट हमें दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, तो पोजीशन वेक्टर ओ पी हम क्या लिखेंगे? बता सकते हैं आप लोग? एक्स आई प्लस वाई जे। हाँ, एक्स आई प्लस वाई जे। जब भी पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके साथ आप आई और जे लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमें ये पॉइंट, उसने बोला एक्स वाई प्लेन, तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं भी हो सकता है। तो हमने एक जनरल एंगल ले लिया कि ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वाई होगा, ठीक है ना। ये कहाँ से निकला? ये इन्हीं पॉइंट से निकला। एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको अगर हम एम बोल दें तो ओ एम मेरे पास है एक्स और पी एम मेरे पास हो गया वाई। तो अब इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा लगाएं अगर हम, तो कॉस थीटा क्या होगा? दैट विल बी बेस, बेस यानी एक्स ओवर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ओ पी, उसने बोला यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या? 1। यानी ओ पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये मेरे पास 1 है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला यूनिट वेक्टर है, तो ओवर 1 आ जाएगा। हाइपोटेनस मेरे पास क्या है? हाइपोटेनस मेरे पास 1 है, तो x मेरे पास क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही अगर मैं y निकालता हूँ, y के लिए साइन थीटा लीजिए ज़रा। तो क्या किया? साइन थीटा हमने बोला साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी y ओवर हाइपोटेनस अगेन 1। तो y मेरा क्या आया? y मेरा आ गया साइन थीटा। तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास ओ पी वेक्टर क्या आया? ओ पी वेक्टर आया कॉस थीटा आई कॉस थीटा आई वेक्टर प्लस वाई का वैल्यू डाला साइन थीटा जे। ये मेरे पास एक जर्नल फार्मूला बन गया। थीटा आप चेंज कर लो, मान लीजिए वेक्टर मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है, तो थीटा मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा चेंज हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर थीटा चेंज हो जाएगा। तो जो जिस भी क्वाड्रेंट में तो मैं थीटा डालूंगा तो एक्स वाई प्लेन में मेरे पास जो भी पॉसिबल वेक्टर होगा वो सब निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इसका क्या आ गया? दिस इज जर्नल फार्मूला, ये आ गया जर्नल फार्मूला, ठीक है जी। आ गया सबको समझ? 26 हमने कर लिया एग्जाम्पल, एंड फिर 27 हम कर चुके हैं, 28 कर चुके हैं, 29 और 30 हम कर चुके हैं। 30 फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 26 एक और बार बताएं। 26 एग्जांपल 26। हाँ, तो हमने बोला ना, हमने बोला बेटा P कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब क्या है? O से लेके M तक का डिस्टेंस x है और P से लेके M तक का डिस्टेंस y है, ठीक है ना। ये तो पता ही है ना आपको। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये हमने थीटा माना है, तो cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया, x और y का वैल्यू आ गया।
तो एक्स और वाई का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो एक जर्नल मेरे पास वेक्टर मिल गया। अब मैं एंगल चेंज करता रहूँगा तो जिस क्वाड्रेंट में उस हिसाब से एंगल मुझे पता लगता रहेगा। तो एंगल मैं चेंज करता जाऊँगा तो मेरे पास अलग अलग वेक्टर मिलते जाएंगे जिस भी क्वाड्रेंट में वो बोलेगा। ठीक है जी। ओके सर। जैसे कि मिसलेनियस में ही देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एंगल उसने बोल दिया 30 डिग्री है, तो क्लियरली थीटा दे दिया उसने, और एक्स वाई प्लेन बोल रहा है और यूनिट वेक्टर बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा आंसर हम क्या दे देंगे, हम बोलेंगे ओ पी वेक्टर क्या होता है, इट इज़ cos थीटा आई प्लस sin theta j, where OP is a unit vector in xy plane। xy प्लेन की बात हो रही है, तो xy प्लेन में हमने अभी ऊपर डिराइव किया कि OP वेक्टर ये होता है, और थीटा हमको दे रखा क्वेश्चन में 30 डिग्री। अब आप थीटा की वैल्यू डाल लो बस, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। OP वेक्टर क्या आएगा, दैट विल बी cos 30 i प्लस sin 30 j, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो cos 30 का मतलब क्या हुआ, cos 30 का मतलब आप जानते हैं √3/2 होता है, i प्लस sin 30 इज 1/2 j, ये आपका आंसर आ गया। एक मिनट होल्ड करिएगा। आया था क्या राइट डाउट है, तो मैंने कहा और कर लो इससे आगे के, तो वो कर रहा हूँ, उसको कितने बजे भेजना, तो मैं नहीं मिल जाएगा। हाँ, तो मैं लाने जा रही हूँ, उसे कहूँगी। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी का। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में P आपको दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है, Q पॉइंट दे रखा है, और मुझे इसमें क्या बोला है, इसने बोला है स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड निकालिए वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स PQ। तो जो वेक्टर PQ को ज्वाइन कर रहा है उसके आपको क्या बताने, स्केलर कंपोनेंट बताने और वेक्टर कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड बोला है, स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से OP वेक्टर आप निकाल सकते हैं। P आपको दे रखा है x1 y1 z1। ठीक है जी, P और Q आपको दे रखा है, तो OP वेक्टर आपके पास आएगा x1 i y1 j और z1 k, ये आ गया OP वेक्टर। ऐसे ही OQ वेक्टर आप लिख लेंगे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। अब आप PQ वेक्टर निकालो, तो PQ वेक्टर होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब इनको आप माइनस कर लो, तो सिंपली माइनस करने से आपके पास वेक्टर आ जाएगा, क्या आएगा, x2 माइनस x1, i वाला i के साथ माइनस होगा, तो ऐसे हो जाएगा x2 माइनस x1 i, फिर y2 माइनस y1 j, फिर z2 माइनस z1 k, ऐसे बन जाएगा। बोलो जी, सबको आया समझ, क्लियर है यहाँ तक? अब कौन बताएगा इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, बोलो जी। अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स बोलने हैं क्या होंगे इसके, x2 माइनस x, हाँ, तो इसके y2 माइनस y1, z2 माइनस z। तो ये कंपोनेंट्स हो गए, बस ये हो गए कंपोनेंट्स। और मैग्नीट्यूड बोलो जी, कौन बता सकता है मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो बोलो क्या होंगे मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बस
ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। तो यही क्वेश्चन है। बोलो जी, आ गया सबको समझ के नहीं आया? क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो मान लीजिए हमने बोला ये इनिशियल पॉइंट है इसका। तो इनिशियल पॉइंट जो भी होता है उसको हम ओ मानते हैं, यानी ओरिजिन मानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनिशियल पॉइंट को फिर से बोल रहा हूँ, क्या मानते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है। तो वेस्ट मतलब इट इज़ लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर वेस्ट, यानी यहाँ तक ये गया 4 किलोमीटर। इसको ए मान लेते हैं पॉइंट। तो दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। फिर देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास है नॉर्थ, और नॉर्थ से 30 डिग्री इधर हो गया 30 डिग्री। तो नॉर्थ से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये ट्रेवल किया यहाँ बी पॉइंट पे, जो कि हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है जी। ए से लेके बी तक 3 किलोमीटर है एंड दिस इज 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 60 डिग्री हो गया। सबको बात समझ में है कि नहीं है? हमेशा जो भी हम मेजर करते हैं एंगल, कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो अब मुझे क्या बोला है? उसने बोला है डिटरमाइन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, यानी यहाँ से मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? ओ बी मुझे बताना है। ओ से बी क्या है? ठीक। तो बी को अगर मैं मान लेता हूँ सपोज, पहले तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसको हम एम बोलें। तो आप ट्राइंगल जो है हम बोलते हैं ट्राइंगल ए बी एम। इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस यानी ए एम ओवर हाइपोटेन्यूस यानी ए बी। ठीक है जी। तो ए एम हमें नहीं मालूम, ए बी हमें मालूम है 3 है, और थीटा भी हमें मालूम है 60 है। तो यहाँ से cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 3 को लाएंगे लेफ्ट साइड पे तो इट कम्स आउट 3/2। तो ये am आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इनिशियल पॉइंट से, तो वो क्या होगा? वो तो OM होगा। तो OM मेरे पास क्या होगा? OM को हम ये कह सकते हैं क्या? OA में से AM को माइनस करिए। समझ में आ रहा है? O से लेके M तक का डिस्टेंस क्या होगा? OA में से हम AM को माइनस कर देते हैं। तो OA मेरे पास कितना है? ये टोटल डिस्टेंस 4 दे रखा है उसने, और AM अभी हमने कैलकुलेट किया 3/2। तो इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो कितना आ रहा है? इट कम्स आउट 8 - 3 5/2 आ गया। ठीक है जी। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5/2 है। अब क्योंकि आप ऑब्ज़र्व करिए कि ये मेरे पास ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का है। ठीक है ना? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -5/2। ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस आया, और क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए पॉइंट हम क्या देंगे? -5/2 देंगे। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो जी, कंफर्म करिए। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? या फिर से एक्सप्लेन करूँ मैं इसको एक बार? बोलो बच्चों, आ गया समझ? रोहन, आपको आ गया बेटा समझ में? वैष्णवी बोलिए। Yes, sir. श्रीशा, आपको आ गया? रोशन, कंफर्म करिए। Yes, sir. ओके फाइन। चलो बाकी लोग अगर कुछ डाउट है तो बोलिए मुझे। अब इसके बाद
किसी भी पॉइंट के लिए हमें x कोऑर्डिनेट के अलावा y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेम ट्राइंगल में cos थीटा के साथ अब हम लगा देते हैं sin थीटा। तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर BM ओवर हाइपोटेन्यूज AB। तो BM हमें नहीं मालूम, AB हमें मालूम है और थीटा भी हमें मालूम है। तो sin थीटा का मतलब हो गया sin 60 एंड BM AB का मतलब हमें मालूम है 3 है। तो यहाँ से मैं BM निकाल लेता हूँ। तो BM कितना आएगा, sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2, ठीक है। और इसके साथ अपॉन वाला 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस B का y कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 3√3/2। तो B के मुझे दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, x कोऑर्डिनेट मिल गया और y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो OB वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है OB वेक्टर। OB वेक्टर इज -5/2i प्लस 3√3/2j। ये मेरे पास OB वेक्टर आ गया, बस सिंपल। ठीक है जी, आया सबको समझ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हो गया, डन हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको ये दे रहा है ए वेक्टर इक्वल है बी प्लस सी के। तो क्या ये ट्रू होगा, मुझे बताना है क्या ये ट्रू होगा। और अगर होगा तो जस्टिफाई करो, नहीं होगा तो भी जस्टिफाई करो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमको दे रहा है ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के। तो ए वेक्टर बी और सी का सम, तो बी और सी को प्लस करके ए वेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब वी कैन से कि जो ए वेक्टर है इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आपको याद हो, हमने ट्राइंगल्स लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन किया था। क्या हमने बोला, मान लीजिए ये है ए वेक्टर और ये है आपके पास बी वेक्टर और ये है आपके पास सी वेक्टर। तो बी और सी का रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ साइड। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी सेम, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों ही रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है जी। तो ट्राइंगल की साइड्स को ये रिप्रेजेंट, उनकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है बचपन में ही कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम, अगर दो साइड है, एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, तो किसी भी दो साइड का सम हमेशा, उनकी लेंथ का सम हमेशा ही बड़ा होता है तीसरे से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कह रहा है ए जो है इक्वल है किसके, बी प्लस सी के। होना क्या चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is larger than third side। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज फॉल्स। ये फॉल्स है। अगर ऐसा है ए वेक्टर इक्वल है बी प्लस सी के, यानी ये अगर स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब ये ट्राइंगल्स के पार्ट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड वाइज ये
वैलिड नहीं है। ठीक है जी, सबको आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क में दिया था शायद, बोलो जी, आप में से किस किस ने किया है? किया है क्या? ओके, Yes, sir. और कोई जिसने कर लिया हो? इसने बोला यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? एक्स आई प्लस जे प्लस के, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको आर वेक्टर मान लूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी i के साथ भी x आएगा, j के साथ भी x आएगा, k के साथ भी x आएगा। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ 1। तो अब आप स्क्वायरिंग कर लो तो 3x स्क्वायर आपका क्या आ गया? 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 1/3। तो x क्या निकल कर के आया? x निकल कर के आ गया प्लस माइनस 1/√3। दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को? फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया था क्या मैंने होमवर्क में? कंफर्म करिए। वैष्णवी, 6 क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, सर किया था नहीं पता नहीं, मगर मैंने कर सकता। आपने कर लिया। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो इनका रिजल्टेंट जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी। तो दोनों को प्लस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस आई, 3i हो गया। 3j माइनस 2j प्लस j हो गया, माइनस के प्लस के कट के 0 आ गया। तो अब आप क्या करिए, इसको हमने आर वेक्टर मान लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए पहले। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट ऑफ 10 आ गया मैग्नीट्यूड। अब आप यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर हमने बोला था आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यानी 3i प्लस जे ओवर अंडर रूट 10, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसके पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर इज 5 आर यूनिट वेक्टर, बस। तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 15i प्लस 5j ओवर अंडर रूट 10, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यही आ रहा है वैष्णवी आंसर? कंफर्म करो। यस सर। ओके, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या करना है? फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो इसमें ए बी सी का वैल्यू डालिए, तो जो वेक्टर बनेगा उसका आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी सी कोलिनियर है, शो करना है और रेशो फाइंड करना है। तो इसका मतलब कोलिनियर अगर हम शो करेंगे इसमें, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इसको कोलिनियर शो करेंगे। ठीक है जी, और बी डिवाइड करता है ए सी को, तो क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आप ऐसे ले लो, ए ले लो और सी ले लो, और इनके बीच में है बी। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि बी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो बी को हम मान लेते हैं लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। जब भी आपको रेशो फाइंड करना होगा, व्हेन
रेशो इज रिक्वायर्ड। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड रेशो, ठीक है, तो वी अज्यूम इट एज लैम्डा रेशो 1। ठीक है जी। तो अब b जो है, हमने बोला b a को डिवाइड कर रहा है, a और c को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा लैम्डा ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर ओवर लैम्डा प्लस 1, ये होगा जी। अब ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर का आप यहाँ से वैल्यू निकालो। तो ओ बी वेक्टर हमारे पास है 5i माइनस 2k, जे इसमें है नहीं। और लैम्डा ओ सी वेक्टर क्या है, ये है c। तो ओ सी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 11i प्लस 3j प्लस 7k, ये हो गया ओ सी वेक्टर। फिर ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर यहाँ से निकलेगा विच इज़ i माइनस 2j और माइनस 8k, ये हो गया ओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। अब आप क्या करो, इस लैम्डा प्लस 1 को राइट साइड पे लेकर के जाओ, तो ऐसे हो जाएगा 5, यहाँ पर आ गया लैम्डा प्लस 1 i माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 k, और राइट साइड में लैम्डा हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर आएगा लैम्डा, और इसमें से i कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 11 लैम्डा प्लस 1 i। फिर j के लिए क्या हो जाएगा, j के लिए हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 j। k के लिए क्या हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 8 k। अब ये दो वेक्टर हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इक्वेट कर लो i का कंपोनेंट, तो ऐसा हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 11 लैम्डा प्लस 1। एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया, दैट मीन्स 5 लैम्डा प्लस 5 इज 11 लैम्डा प्लस 1। तो 5 लैम्डा को आप एक तरफ लेकर के जाइए, 1 इधर आएगा तो 4, और ये हो गया 6 लैम्डा। तो लैम्डा आपका निकल करके आ रहा है 2/3। ठीक है जी। अब दूसरे को कंपेयर कर लो, उससे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ j का कंपोनेंट नहीं है तो 0, और राइट साइड पे क्या है 3 लैम्डा माइनस 2, तो 2 को इधर लाएंगे तो लैम्डा आपके पास 2/3 आ गया। ठीक है जी। फिर तीसरा k कंपोनेंट को कंपेयर करो, k कंपोनेंट क्या है माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, और ये राइट साइड पे k के साथ क्या है 7 लैम्डा माइनस 8, तो माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 7 लैम्डा माइनस 8, तो 8 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 8 माइनस 2 हो गया 6, और 2 को ले जाएंगे इधर तो इधर जा कर के 9 हो जाएगा, ये 7 प्लस 2 9। तो फिर लैम्डा निकालो 6/9, और 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3। तो अब आप देखो लैम्डा तीनों केस में सेम आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक तो रेशो निकल गया, हम बोलेंगे रेशो इज़ 2:3 इंटरनली। जब रेशो लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है। ठीक है जी, दिस इज इंटरनली। और अगर मान लीजिए लैम्डा कभी नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रेशो इज़ 2:3 इंटरनली एंड ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर है इसलिए एक रेशो में डिवाइड हो रहा है। अगर कोलिनियर नहीं होते तो एक फिक्स्ड रेशो नहीं आता। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास दोनों आंसर आ गए, लैम्डा निकल गया यानी रेशो आ गया, और रेशो आ गया तो कोलिनियर भी प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया सबका। फिर क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या दे रहा है, पी वेक्टर दे रखा है ये,
ये Q वेक्टर है और फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। R वेक्टर ऐसा है जो इन दोनों को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, P वेक्टर हमें दे रखा है 2a प्लस b वेक्टर एंड Q वेक्टर हमें दे रखा है a माइनस 3b और इनके बीच में है R वेक्टर जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में एक्सटर्नली, 1:2 में एक्सटर्नली। तो OR वेक्टर क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू OP वेक्टर प्लस माइनस, क्योंकि एक्सटर्नली है तो हमें मालूम है बीच में माइनस आता है, माइनस OQ वेक्टर ओवर 2 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो 2 OP वेक्टर, OP वेक्टर हमें दे रखा है A और B के टर्म्स में दे रखा है 2a प्लस b ऐसे, माइनस OQ वेक्टर हमें दे रखा है a माइनस 3b ऐसे, और 2 माइनस 1 तो नीचे 1 ही आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस a 3a हो गया। फिर 2 इंटू b 2b प्लस 3b, तो ये हो गया 5b। बस ये हमारा OR वेक्टर आ गया। फिर क्वेश्चन ने आगे बोला है कि यार मिड पॉइंट निकालिए, शो दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। तो R और Q का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ RQ, RQ का मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, OQ प्लस OR ओवर 2। मिड पॉइंट यही होता है, आपको याद होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट होता है। तो OQ वेक्टर हमारे पास क्या है, OQ वेक्टर है a माइनस 3b और OR वेक्टर अभी हमने निकाला 3a प्लस 5b। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 3a it comes out 4a and 5b minus 3b it comes out 2b और डिवाइडेड बाई 2 है। तो 2 अलग अलग लेकर के ऊपर से 2 कॉमन ले लो, चलो तो ऐसे लिख लो 2a प्लस b, ऐसे लिख लेंगे इसको हम, डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली कितना निकल कर के आया, दिस इज़ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब चेक करो क्या ये p वेक्टर है क्या, 2a प्लस b वेक्टर, यस। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ OP वेक्टर। ख़त्म। तो मुझे यही शो करना था कि जो p वेक्टर यानी OP वेक्टर है, इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। ठीक है जी।